जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से आपके परिवार रैंकर्स गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको IBACIO का संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर कि इसमें कितने वैकेंसी आई है, किस तरह का ये काम है, कितनी आपको सैलरी मिलती है, कितना इसका कट ऑफ जाता है, कितने चरण में इसके पेपर होते हैं, इसके लिए क्या आपका सिलेबस है, कट ऑफ कितनी गई थी मेरे भाई, और क्या क्या मेरे भाई प्रोसेस है सिलेक्शन का, और किस तरीके से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। साथ में हमने जो IBACIO निकाला है तो हम उसकी भी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सारी बातें सीखिएगा क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जो अंडररेटेड है, जिसके बारे में लोगों को काफ़ी कम पता है। जैसे SSC का काफ़ी ज़्यादा भौकाल होता है, CGL है, CHSL है, काफ़ी लुक्रेटिव पोस्ट होते हैं, लेकिन कुछ वैकेंसीज ऐसी भी होती हैं जो ज़्यादा चर्चा में तो नहीं रहती लेकिन ज़िंदगी संवारने के लिए काफ़ी होती है। जैसे सिलेक्शन पोस्ट हो गया हमारा, IBACIO हो गया, और ऐसे कई सारी पोस्ट होती है। तो हमने ये सोचा है कि आज के बाद अगर ऐसी कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके ऊपर में वीडियो बनाई जाए और आपको पूरा का पूरा संपूर्ण जानकारी दी जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ IBACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023। इसके बारे में इसकी संपूर्ण नोटिफिकेशन आप सरकारी रिजल्ट एक वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट.com जाएंगे, वहाँ पर जाकर IBACIO का संपूर्ण नोटिफिकेशन अभी आएगा, डाउनलोड करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको इनके वेबसाइट पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस बार इसमें जो वैकेंसी आई है वो 995 के करीब में है, जो कि पिछली बार की तुलना में आधी है। पिछली बार 2000 वैकेंसी आई थी और इस बार 995 के करीब में वैकेंसी आई है। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एप्लीकेशन है वो 25 नवंबर 2023 से फॉर्म भरना इसका शुरू होगा और एक महीने के लगभग में फॉर्म भरे जाएंगे, और ये 15 दिसंबर 2023 को मेरे भाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। फॉर्म जो है वो आप इसका ऑनलाइन भर सकते हैं और पेमेंट आप इसको ऑनलाइन और चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में ही आपको लिंक भी मिल जाएगा जहां पर क्लिक करके आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको बताएं तो हम आपको सामने दिखा देते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट है, देखो सरकारी रिजल्ट, और सरकारी रिजल्ट.com में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो है उन वैकेंसीज का सारा लेटेस्ट जॉब भी मिलेगा। उसके बाद अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो वो भी दिखता है, एडमिट कार्ड आ रहा है तो यहाँ पर वो भी दिखता है, आंसर किया आता है तो वो भी दिखता है, सिलेबस भी आपको डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक अच्छी वेबसाइट है जो यहाँ पर बच्चों के हित में काम कर रही होती है। जब इसमें लेटेस्ट जॉब में जाएंगे तो तीसरे नंबर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो IBACIO के नाम से आएगा। अभी पूरी नोटिफिकेशन आप इसमें डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, कारण हम आपको बता दें तो ये एप्लीकेशन बिगिन कितने तारीख से होगा मेरे भाई। तो एप्लीकेशन जो शुरू होगा हमारा वो 25 तारीख से स्टार्ट होगा, इसीलिए आपको इसकी वेबसाइट पर जो है 25 तारीख के बाद से यहाँ पर जो है IBACIO पे जो आप क्लिक करोगे तो 25 तारीख के बाद से यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रोसेस है यहाँ सारा कुछ मेरे भाई शो कर देगा, और यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा जहाँ से आप डाउनलोड करके पूरी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। किस मेरे भाई कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो भी यहाँ पर पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से दिया जाएगा, और सभी चीज़ें यहाँ पर आप अप्लाई भी अगर ऑनलाइन मतलब यहाँ पे जो करना चाहेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन के बगल में जो लिंक है वो आ जाता है। 25 तारीख को ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, क्लिक करोगे तो यहीं से अप्लाई मेरे भाई कर पाओगे यहाँ पे, और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करना है तो यहीं से आप यहाँ पर नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, बीच में जैसे बहुत लोगों का ये रहता है फोटो अपलोड करते वक्त भी समस्या आती है कि KB में कितने में अपलोड करना है कितने में नहीं, तो उसका भी इन्होंने लिंक दे रखा है कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका एक वेबसाइट से हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात होती है आप लोगों के लिए। बात करें ये जॉब कैसी है, तो ये जो जॉब है मेरे भाई 4600 ग्रेड पे की है, यानी CGL में जो सबसे टॉप लेवल की जॉब होती है वो 4800 ग्रेड पे की होती है, AA की पोस्ट, और उसके बाद जितने भी हमारे इंस्पेक्टर पोस्ट हैं वो सारी की सारी 4600 ग्रेड पे की होती है। चाहे आप एक तरीके से MEA की बात कर लीजिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात कर लीजिए, एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कर लीजिए, यहाँ पर सभी जो है हमारे 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। उसी तरीके से IB भी हमारी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, और इसका पे लेवल 7 है, जहाँ पर पैसे आपको 44,900 से लेकर 1,42,400 तक मिलने की संभावना होती है, और ये ग्रॉस पे है आपका। फिर उसके बाद इसमें और भी पैसे ऐड होके फाइनली पैसा जो है वो इससे ज़्यादा ही मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसके एप्लीकेशन को भरने की मेरे भाई पैसे कितने लगते हैं, तो यहाँ पर जनरल
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए फॉर्म को भरने का जो है वो 450 फीस है, और उसके बाद एससी एसटी के लिए 100 है। और यहाँ फीमेल कैटेगरी में, मतलब फीमेल जो है चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या जनरल हो, उनके लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 का फॉर्म है। ठीक है, ये आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों के मन में आता है कि सर इसमें एज लिमिट क्या है, किस वर्ष से कितने सालों तक के बच्चे जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से लेकर 27 साल के बच्चे जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं है? तो मेरे भाई 15 दिसंबर 2023 तक आपका उम्र मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 27 होना चाहिए। अगर आप 18 से कम हैं तो मेरे भाई आप फॉर्म भरने के लायक नहीं हैं, और अगर आप 27 से ज़्यादा हैं तो भी आप फॉर्म भरने के लायक नहीं हैं। लेकिन उसमें एक छोटा सा कैच भी है। जिस तरीके से आपको एज का रिलैक्सेशन मिलता है एसएससी सीजीएल में, एसटी एसटी को 5 साल का मिलता है, ओबीसी को 3 साल का मिलता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जनरल के लिए जो एज रहेगी वो 18 से 27 रहेगी, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे क्या हम इसको 10वीं के बाद भर पाएंगे, क्या हम 12वीं के बाद भर पाएंगे? तो मेरे भाई आप खुद ही सोचो ज़रा, यहाँ पे 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो 10वीं और 12वीं के लेवल पर तो ये होगा नहीं। सीजीएल को टक्कर दे रही है, इसका मतलब ये ग्रेजुएशन लेवल पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बीए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। बस एक अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एक ऐसी डिग्री जिसकी मान्यता दी जा सके। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सीजीएल में परेशान थे, उन्होंने क्या किया, इंजीनियरिंग को करस्पॉन्डेंस से कर लिया मेरे भाई। मतलब रेगुलर कॉलेज ना जाके इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली कहीं कहीं से, और बाद में उसकी मान्यता रद्द मानी गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो हमेशा अपना ये बात ध्यान रखना कि जहाँ से भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसकी एक मान्यता हो, उस कॉलेज की मान्यता हो, उस यूनिवर्सिटी की मान्यता हो, तभी आपको मान्य माना जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रोसेस जो होता है परीक्षा का वो क्या होता है। चलिए मान लीजिए कि आपका एक बढ़िया तरीके से ग्रेजुएशन हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपके मन में उत्सुकता जागेगा कि अब हम पेपर देते हैं, पेपर के लिए आप फॉर्म भी अप्लाई कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये रहेगा यार पढ़ना क्या है। जैसे मानो यूपीएसआई है, उसके लिए एक अलग सिलेबस है, सीजीएल के लिए अलग है, रेलवे के लिए अलग है, तो इसका सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है? तो मुख्यतः इसके 3 भाग होते हैं। पेपर 1 जो होता है मेरे भाई वो आपका टेस्ट होता है, पेपर 2 जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, और तीसरा आप कह सकते हैं इंटरव्यू होता है। यानी कुल मिलाकर मेरे भाई 250 नंबर का पूरा ये प्रोसेस रहता है। एक एक स्टेप वाइज हम जानेंगे, चीज़ों को लेके समझेंगे अच्छे तरीके से, विस्तार रूप से। तो सबसे पहले जो पार्ट नंबर 1 होगा वो आपका होगा रिटन एग्जाम। जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद एग्जाम का डेट आएगा, एडमिट कार्ड इशू होगा और आपको ये पेपर देने जाना होगा। इसे हम कहते हैं टीयर 1। टीयर 1 में क्या होता है, तो 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होते हैं जो कि 5 भागों में बांटे गए होते हैं। जैसे आप एसएससी सीजीएल का अगर पेपर देते हैं तो 4 भाग उसमें मिलता है, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का। यहाँ पर आपको 5 भाग देखने को मिलेंगे। बोलोगे सर 5वां भाग कौन सा है? करंट अफेयर। यहाँ पर क्या होता है कि जीएस को अलग कर दिया जाता है और करंट अफेयर को अलग कर दिया जाता है। तो यानी 5 भाग हो गए, हर भाग में 20 सवाल हो गए, तो 5 भाग में मेरे भाई 100 सवाल, और हर सवाल एक एक नंबर का है, तो पूरा पेपर कितने नंबर का हो गया? तो 100 नंबर का पेपर हो गया। ये जो पेपर होता है ये पहले ऑफलाइन होता था, अब ये पेपर ऑनलाइन हुआ है। लास्ट बार जो पेपर था वो ऑनलाइन हुआ था, और ये भी पेपर आपका ऑनलाइन ही होगा और 1 घंटे का होगा। ठीक है, 20 सवाल करंट अफेयर के, 20 सवाल जनरल स्टडी के, 20 सवाल मैथ्स के, 20 सवाल रीजनिंग के, 20 सवाल इंग्लिश के। ठीक है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 के बराबर में होती है। यानी अगर आप एक तरीके से कह लीजिए 4 सवाल को गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पेपर 1 आपने दे दिया। अब पेपर 1 दे दिया तो आपके मन में उत्सुकता होगी कि सर कट ऑफ कितनी जाती है। तो देखिए यहाँ पर कभी भी कट ऑफ ओपनली डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन इतना ज़रूर रहता है कि एक क्वालिफाइंग होता है। जैसे हम आपका नोट 2 यहाँ पढ़ाते हैं, देखिए आप जैसे सीडीएस का पेपर देते हैं, सीडीएस के पेपर में क्या होता है कि मैथ्स भी क्वालिफाई करना है, इंग्लिश भी क्वालिफाई करना है, रीजनिंग भी क्वालिफाई करना है, जीएस भी क्वालिफाई करना है। एक मिनिमम नंबर होता है। बैंकिंग में भी ऐसे ही हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना होता है। उसी
तरीके से आईबी में भी आपको हर एक सेक्शन क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। द क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर ओवरऑल, यहाँ पर हर सेक्शन को क्वालिफाई नहीं करना होता, ओवरऑल कम से कम आपका कितना आना चाहिए, तो ओबीसी में 34 नंबर आना चाहिए, यूआर का 35 नंबर आना चाहिए, एससी एसटी का 33 नंबर आना चाहिए। पूरे पेपर में यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप पेपर के लिए क्वालिफाई माने जाते हैं, एलिजिबल माने जाते हैं, अन्यथा आपकी क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाती है। अब इतने में तो आप पेपर को क्वालिफाई करते हैं। फिर उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, सर यहाँ कट ऑफ कितनी जाती है। तो क्या आपने कभी सीडीएस का कट ऑफ देखा है? कभी सीडीएस का कट ऑफ आप जानेंगे ही नहीं। सीधा लिस्ट में आपका नाम आता है और पता चलता है कि आप सेलेक्ट हैं, और नाम नहीं है तो पता चलता है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। वैसे ही IBACIO का भी मेरे भाई जो है वो सीधा लिस्ट में नाम आता है, और उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन उस आधार पर जो है वो तय किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें सर फिर भी मोटा मोटा अंदाजा जो है वो कट ऑफ कितनी जा रही है, तो आंसर की के अकॉर्डिंग वेरीफाई, जैसे मानो जो कैंडिडेट मेरे भाई सेलेक्ट होते हैं उनका एक सर्वे फिलअप फॉर्म कराकर एक बार देखा गया, तो पता चला कि इसकी जो कट ऑफ होती है वो लगभग 65 के करीब में जाती है, ठीक है। तो आप इतना एश्योर कर सकते हैं कि यदि 65 से ऊपर आपका नंबर है तो मेरे भाई जो है आप थोड़ा सा सिलेक्शन के रेस में है। हालांकि इस बार 65 से भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि वैकेंसी सीधी पिछली बार की तुलना में आधी है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो जैसे मानिए कि आपने इसको क्वालिफाई भी कर लिया और अच्छे नंबर भी आ गए, तो आपका टीयर 1 में सिलेक्शन हो गया। अब टीयर 1 में सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपको मेरे भाई टीयर 2 देना होगा। और टीयर 2 अभी भी इनका ओल्ड मॉडल है। ओल्ड मॉडल का मतलब जैसे CHSL में और सीजीएल में हुआ करता था, आपको एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर देना होता था जो कि 50 नंबर का पेपर होता था, ठीक है। हालांकि सीजीएल CHSL में 100 नंबर का पेपर होता था, इसमें जो होता है वो 50 नंबर का होता है। इस 50 नंबर में 30 नंबर का एस्से होता है और 20 नंबर का प्रेसी होता है, ठीक है। एस्से और प्रेसी कैसे लिखना है इसके लिए भी हमने वीडियो जो है वो यूट्यूब पर करा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो 50 नंबर का आपका ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रहता है, ये बाकायदा ऐसे लिखना होता है, खंड बने होते हैं, उनके अंदर में अपने शब्दों को बयान करना होता है। आप चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। पूरा 1 घंटे का आपको वक्त दिया जाता है और ये 50 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। आपका टीयर 1 हो चुका है, उसके बाद आपका एस्से हो चुका है। फिर हमारा नेक्स्ट राउंड जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर होता है इंटरव्यू राउंड, ठीक है। अब बोलोगे सर ये इंटरव्यू पोस्ट, आपने तो कहा था सर ग्रुप बी और ग्रुप सी से इंटरव्यू हटा दिए गए हैं। मोदी जी जब आए थे तब उन्होंने ऐलान किया था कि क्या जरूरत है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट में इंटरव्यू लेने की, हटा दीजिए इसको। बिल्कुल हटा दिया गया है, लेकिन बात यहाँ पर इंटेलिजेंस की हो रही है, यहाँ पर जो है मेरे भाई बुद्धि से लेकर संबंधित आपके देश के सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा डम लोगों की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से सीडीएस में होता है मेरे भाई कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं चाहिए, बहुत डम भी नहीं चाहिए, एक ऐसा पर्सन हो जो सही समय पर सही एक्शन ले पाए, ठीक है, और मेरे भाई उसको कन्वर्ट कर पाए रिजल्ट में, उस तरीके के लोगों की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से आईबी हो गया, रॉ हो गए, इनमें इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है ताकि एक पर्सनालिटी टेस्ट आपका किया जा सके, कि सिर्फ आप कहीं रटंतू वाले पर्सन तो नहीं जो किताबों को चाट के रट के आए हैं और आप अपने तरफ से कोई भी एक्शन ले नहीं सकते हैं। कल कोई अगर जिम्मेदारी बड़ी सी आपको दे दी जाए तो वहां पर आप उसका सॉल्यूशन किताबों में तो नहीं ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब पे तो नहीं ढूंढ रहे, खुद की तर्क शक्ति काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसी वजह से यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू को कभी भी एक बात को ध्यान रखना, उसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, वो इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। ये वो पार्ट होता है जो हम पूरे जीवन में सीखे होते हैं और उसके आधार पर आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कैंडिडेट अपियरिंग इन इंटरव्यू में बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। अब एक साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो इंटरव्यू का पार्ट है, जो कि रेलवे में होता है। रेलवे में भी एक साइकोमेट्रिक टेस्ट का पेपर होता है, वैसे ही यहाँ पर आईवी में भी आपका ये पेपर होगा। मतलब पेपर नहीं होगा, एक तरीके से आप जाओगे तो इंटरव्यू जैसे अगर 5 चरण में है या इंटरव्यू के 5 क्राइटेरिया हैं, तो उसमें एक क्राइटेरिया जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है, ठीक है। इसके बारे में जब आप यूट्यूब पर डिटेल में सर्च करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सर पेपर कैसा आता है, मतलब क्या सीजीएल की तरह टफ होता है या एमटीएस की तरह हलवा होता है। तो मेरे भाई ना ये सीजीएल की तरह टफ होता है ना ये एमटीएस की तरह हलवा होता है। यहाँ पर पेपर जो रहता है वो इजी टू मॉडरेट में रहता है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो हाँ आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। हालांकि इस वीडियो के बाद ज़्यादा लोगों को पता हो जाएगा, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है, इसीलिए कंपटीशन भी इसमें कम होता है। कंपटीशन भी कम होता है तो कट ऑफ भी कम जाती है, और आसान से नॉर्मल तरीके से मेरे भाई आप इसमें तैयारी करके दे सकते हैं। जब हमने पहली बार IBACI का फॉर्म भरा था तो बहुत ज़्यादा हमारा प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमारा इसमें सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। यहाँ पे
दूसरी बात आपका होगा कि सर इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखें। तो देखो अभी से थोड़ा सा मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बता दे रहा हूँ, बाकी जब आप लोगों का इंटरव्यू का समय आएगा तो हम तब भी आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता देंगे। अभी फिलहाल इंटरव्यू के बारे में अगर आप जानें तो इंटरव्यू में आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी में भी क्या हो रहा है, जैसे हमारी एक अपनी जो कंट्री है उसका बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसा रिलेशन है, किस तरह की मीटिंग हुई है, कितने MOU साइन हुए हैं, कितने MOI साइन हुए हैं, ठीक है, अभी क्या क्या हमारा समझौता हुआ है, कितने मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमारे हुए हैं, जैसे इंडिया श्रीलंका का मिलिट्री ऑपरेशन हो गया, इंडिया अफगानिस्तान का हो गया, इंडिया अमेरिका का हो गया। तो मतलब एक तरीके से आप जब सिक्योरिटी के बारे में देखो, IB कैसा जॉब है, IB ऐसा तो जॉब नहीं है यहाँ पे जाके फाइल्ड होने वाला जॉब हो गया, मतलब यार देश की सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है। आपका जो पाला पड़ेगा वो मतलब इसराइल का मोसाद हो गया, पाकिस्तान की ISI हो गई, इन सभी इंटेलिजेंस के साथ एक तरीके से आपका पाला है। तो यानी आपका यहाँ पर इंटेलिजेंस के बारे में आपका खुद का कितना नॉलेज है वो भी एक टेस्ट किया जाता है कि आप वाकई में उसमें रुचि रख रहे हैं या बस सरकारी नौकरी प्राप्त करने के पर्पज से आप यहाँ घुसना चाहते हैं। ठीक है, वो बहुत मायने रख जाता है। जैसे बॉर्डर्स हो गए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में आपका क्या है, क्योंकि ये हाई सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पर चाइना का थोड़ा सा जो है वो अटैक करने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसके बारे में क्या विचार है आपके, आपको कितनी जानकारी है, क्योंकि जानकारी है नहीं तो एक्शन क्या ले पाओगे, क्या कोई प्लान बता पाओगे, तो वो वाली बातें हो जाती हैं। करंट इश्यूज इसीलिए क्योंकि करंट इशू का देखोगे तो करंट अफेयर को स्पेशल मेरे भाई 20 नंबर का वेटेज दिया गया है। जानकारी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, आप देखो एस जयशंकर जो है जब यूएनओ में स्पीच देते हैं कितना बढ़िया लगता है, क्योंकि उनको सारी जानकारी पता होती है। ठीक है, तो एक मेरे भाई डिप्लोमेट भी जो होता है वो जानकारी के तथ्य पर ही बात करे तो लोग सुनना भी पसंद करते हैं। उसी तरीके से इंटरव्यू में इन सभी चीज़ों का मेरे भाई जो है आपका पूरा का पूरा टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 2017 में एक IBACIU की वैकेंसी आई थी और उस समय 1300 वैकेंसी थी और पेपर जो हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, जो कि हमने दिया था। और उस समय तो हम नए नए तैयारी भी मतलब स्टार्ट की थी हमने, 2017 के एंड में आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2020 में इसका पेपर हुआ 3 साल के बाद और उसमें 2000 वैकेंसी आई थी और पेपर तो ऑनलाइन मोड में हुआ था। और इस बार मेरे भाई जो वैकेंसी आएगी वो आपका आई है लगभग 995 के करीब में, फिर से 3 साल के बाद में, और ये पेपर भी आपका ऑनलाइन होगा। तो एक सुनहरा मौका है आपके पास में। ठीक है, अब बोलोगे सर इतना कुछ बता दिए तो ज़रा ये भी बता दीजिए कि जॉब कैसा है, पैसा वैसा है कि नहीं है, पावर है कि नहीं है, क्या है। तो मेरे भाई देखो पावर तो बहुत है लेकिन दिखा नहीं सकते। तो एक एक पॉइंट हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले इसकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, तो आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। फिक्स नहीं है कि दिल्ली मिलेगा, फिक्स नहीं है कि मुंबई मिलेगा। वो मेरे भाई जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब डोजियर आएगा तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना भरना होगा स्टेट का प्रेफरेंस, और उसके बाद में मेरे भाई हालांकि उसको बहुत कम मान्यता दी जाती है, जहाँ पर जिस तरीके की जितनी वैकेंसी खाली होती है उसके अकॉर्डिंग में आपको फिट किया जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया इसका हो सकता है, ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो इसमें यह भी फिक्स नहीं है कि आप एक ही स्टेट में परमानेंट पोस्टिंग पे रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको एक कंट्री में, कई बार कंट्री में भी मेरे भाई कुछ कुछ महीनों के लिए भी जाना पड़ सकता है। हालांकि बहुत वो अपर लेवल में होता है, इस पोस्ट पे मतलब इस लेवल पर तो आप बात नहीं कर सकते। जब आपके प्रमोशंस हो जाएंगे आगे चल के, कोई पर्टिकुलर केस है या कुछ है, तो उस केस में डिप्लोमेटिक वे में आप जा सकते हैं। अभी तो फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होती है, क्या कोई इसका ऑफिस बना है वहाँ जाकर काम करना है या कैसे करना है। तो कई बार आपकी ड्यूटी एयरपोर्ट पे लग सकती है, कई बार आपकी ड्यूटी बॉर्डर पे लग सकती है, कई बार आपकी ड्यूटी जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लग सकती है, और कई बार इसके IB के हेडक्वार्टर में भी लग सकती है। IB के अपने हेडक्वार्टर भी होते हैं, वहाँ पर भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। ठीक है, सर ये किस तरह का जॉब है, डेस्क जॉब है, जाके सिस्टम पे बैठ के काम करना है, या फील्ड में बाकी लोगों की तरह जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए कि फील्ड वर्क होता है, वैसा काम है। तो इसका काम दोनों है। देखो कोई भी डिपार्टमेंट होता है तो सिर्फ वो फील्ड जॉब से काम नहीं करता है, सिर्फ वो डेस्क जॉब से काम नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि रेड मारने वाला कोई पर्सन है तो डेटा में फीड करने वाला भी एक होना चाहिए। सिर्फ रेड मारने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, उसकी एंट्री करना भी ज़रूरी है। उसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों प्रकार के काम होते हैं, डेस्क जॉब भी होता है और फील्ड जॉब भी होता है। ज़रूरत पड़ती है तो आपको ग्राउंड में भी जाकर, अब ग्राउंड का मतलब ये मत समझ लेना फील्ड में जाके जो है गन चलाना, ऐसा वाला बात नहीं होता है। ग्राउंड फील्ड ड्यूटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अलग अलग जगह पर जाकर आपको इंटेलिजेंस के माध्यम से चीज़ें पता करनी होती है। जैसे आप मूवी देखते हैं, ठीक है, किसी कंट्री में कई वर्षों तक कोई छिपा हुआ है और वहाँ की पूरी जानकारी प्राप्त कर रहा है, उसको फील्ड जॉब बोलते हैं। और डेस्क जॉब का मतलब हो गया कि एक ऑफिस है, आप सुबह जा रहे हैं अपना नाश्ता वाश्ता लेके बढ़िया से अपना काम करते हैं, सुबह 9 से 5 काम करके वापस घर पे चले आते हैं। तो ये
डेस्क जॉब हो गया और ये फील्ड जॉब हो गया, इसमें दोनों आपको मिलेगा यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो आईबी में जॉब करते हैं, लेकिन कभी अगर उनसे मैं डिटेल में पूछना चाहूँ तो वो मुझे कभी नहीं बताएंगे, चाहे मैं कितना भी अच्छा उनका दोस्त क्यों ना हो। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। इनफैक्ट कई ऐसे मैसेजेस भी उनके आते हैं जो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। इस लेवल की इनमें सिक्योरिटी रहती है मेरे भाई, तो इसमें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सिखाया भी जाता है, जब आप जॉब करोगे तो वहाँ बताया भी जाएगा कि आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। कई बार तो ऐसा होगा आप रॉ में काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको पता है कि आप रॉ में काम कर रहे हैं और बाकी लोगों को पता ही नहीं है। अब बोलोगे सर रॉ में जाने का रास्ता क्या यहाँ से है? रॉ मेरे भाई एक जगह से आप नहीं जाते हो। रॉ भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे पाकिस्तान की आईएसआई हो गई, उसी तरीके से भारत की रॉ हो गई। रॉ जो होता है वो आईबी से भी कुछ लोगों को उठाता है मेरे भाई, बाकी कुछ लोगों को, यूपीएससी वाले लोगों को भी पिकअप करता है। हर जगह से जो लोग अपने अपने फील्ड में बेहतर होते हैं वहां से उनको चूज किया जाता है। आईबी से भी संभावना ज़्यादा होती है रॉ में जाने की, इसलिए यहाँ पर डिस्क्लोज अपनी आइडेंटिटी को नहीं किया जाता है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी बहुत शानदार है, कोई आपको नौकरी से हटाएगा नहीं, इस बात के लिए निश्चिंत रहिए आप। लेकिन थोड़ा सा रिस्क टू लाइफ हो जाता है, क्योंकि जब आप इंटेलिजेंस में जाते हैं और लोगों को आपकी आइडेंटिटी मतलब एक तरीके से बाकी एजेंसीज हो गई उनको पता चल जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क टू लाइफ हो जाता है। लेकिन आप हाई लेवल के केस में डील कर रहे हैं तभी, अगर नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ मैंने एक लाइन लिखा है लो सोशल स्टेटस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जब आप अपने जॉब के बारे में किसी को बताओगे ही नहीं तो स्टेटस आपका कहाँ मेंटेन होगा? दुनिया को लगेगा कि अरे यार कोई ऑफिस में जाता है, काम करता है, चला आता है। आपने तो फैमिली मैन मूवी देखी है ना, वहाँ पर क्या करता है मनोज बाजपेयी, चाहकर भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता कि वो क्या काम कर रहा है। तो वही वाली कहानी हो जाती है यहाँ पे। अब एक कांस्टेबल को ही देख लो, भौकाल काटता है पूरा, हम फलाने थाने में कांस्टेबल है, कोई भी काम होगा तो बता देना। लेकिन आईबी वाला इतने बड़े पोस्ट पे होने के बावजूद भी बेचारा कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि देश की सिक्योरिटी की बात आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर लो सोशल स्टेटस हो जाता है। ठीक है, स्पाई जॉब है, हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि एकदम से स्पाई है, बट हाँ थोड़ा सा तो सिमिलर है ही, यहाँ पर ये बात कह सकते हैं। और सैलरी और अलाउंस तो ये हमने आपको शुरू में बता दिया, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, ज़बरदस्त पोस्ट है, अच्छा पैसा मिलता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई ये पूरा का पूरा आईबी का हमने आपको संपूर्ण जानकारी दिया। कोशिश हमारी यही थी कि हम आपको पूरी की पूरी बात बता पाएँ और आपके हर एक डाउट को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें हमने बताई होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहा होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, फॉर्म भर लीजिएगा टाइम से, लास्ट टाइम का वेट मत करिएगा। बहुत एक अच्छी जॉब है, और जो आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बाकी परीक्षाओं के लिए, आप उस तैयारी के माध्यम से जो है इसका पेपर दे सकते हैं। बाकी हमारा जो भी नए बैचेज आए हैं हमारे एप्लीकेशन पे, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, आप उनमें भी अगर एनरोल हैं तो उसके सिलेबस से पढ़कर मेरे भाई पूरी की पूरी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं हमने सारी बातें आपको बताई होंगी। आज के लिए दोस्त इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हर जगह पे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।